हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर का, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। अगर आपने इसका सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो हमने पुरानी वीडियोस में जो सिलेबस की पर्टिकुलर वीडियोस हैं उनमें जाके हमने आपको बताया है कि जाके आप उनको चेक कीजिए कि क्या क्या उसका सिलेबस है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट और सेकंड यूनिट है, उसके अंदर हमको पढ़ना है आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आप आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं, जहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे हमको पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनका स्टीरियो स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमर्स, और ऐसे इस फिनोमेनन को बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल नाम से समझ में आ रहा है। ऑप्टिकल आजकल आप जब भी जाओ किसी चश्मे की दुकान पर जाओ तो वहां पर अलग से उनका एक वर्ड वो लिखते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स जो ऑप्टिकल शॉप जो होती है, अगर आप जाओगे ऑप्टिकल शॉप मतलब ग्लासेस और ग्लासेस किस काम में आते हैं? लाइट के लिए। ठीक, तो मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब यह है कि जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट को इनपुट करेंगे या लाइट को डालेंगे तो वो लाइट के साथ में अपनी प्रॉपर्टी किस प्रकार से शो करता है, तो वो सब जो हमको पढ़ना है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ना है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमको ये पढ़ना है कि जो ज्योमेट्री होती है किसी भी मॉलिक्यूल की वो किस तरह से आइसोमेरिज्म शो करती है। तो आने वाला जो सेकंड यूनिट होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और फर्स्ट यूनिट के अंदर हमको पढ़ना है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो जैसा आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये सिंपल सी इसकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही है ये, और इसी के अंदर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है। अब कंसिडर करके चलिए कि जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक जो सिंगल जो नेचुरल लाइट होती है वो जो नेचुरल लाइट है उसके अंदर जब आप बात करोगे तो वो अनपोलराइज्ड लाइट है, मतलब कि पोलराइज्ड लाइट नहीं है वो। इसका मतलब कि इसके आप जो ये डायरेक्शंस देख रहे हैं ना, इंटेंसिटी आप जो देख रहे हैं, अब जैसे कि आप मानिए कि जो पोलराइज्ड लाइट होती है, पोलराइज्ड लाइट, दो डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट का मिक्सचर, अपोजिट डायरेक्शन में जो दो डिफरेंट पोलराइज्ड लाइट होंगी उनका मिक्सचर जो होगा उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। जब आप ये देखोगे ना अनपोलराइज्ड लाइट, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी आप जब इंटेंसिटी देखोगे तो इंटेंसिटी आपको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में दिख रही है, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। लेकिन हमको क्या करना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट चाहिए होगी। तो अब अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करने के लिए हम जो क्रिस्टल्स यूज करते हैं उसका नाम है टूरमेलाइन क्रिस्टल, या फिर आप निकोल क्रिस्ट, या फिर आप दूसरे जो क्रिस्टल्स हैं आप उनको भी यूज कर सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर क्रिस्टल तो है नहीं, वो आप किस प्रकार से आप अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना है, सिर्फ अपना ये काम है। तो आप कोई सा भी क्रिस्टल ले सकते हो, मैंने यहाँ पे टूरमेलाइन क्रिस्टल लिया। अब जैसे कि सपोज करके चलिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी है, लेकिन आप ये जो इसके सॉकेट्स देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं, अब क्या होगा कि जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट, मान लीजिए इस प्रकार से अगर कोई गेट है, ये अगर कोई गेट है ऐसा, तो इस गेट में से जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की ये डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस है, मान लीजिए ये डायरेक्शंस है, ये मॉलिक्यूल की इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। तो क्या लगता है आपको इसमें से कौन सी डायरेक्शन या कौन सी इंटेंसिटी की लाइट पास होगी? अब ये ऐसा है तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है इसके जो पैरेलल है वही पास इससे करेगा, या फिर इसके, अब जैसे ही आप ये दो हटा दीजिए, जैसे सपोज करिए इन दोनों को आपने हटा दिया होगा, सिर्फ आप इतना लीजिए, ये चार लीजिए, मतलब कि ये, अब ये जो इंटेंसिटी है अनपोलराइज्ड लाइट, इसमें से क्या होगा कि गेट में से जब ये जो सॉकेट्स इसके टूरमेलाइन क्रिस्टल्स के अंदर जो ये है इनके अंदर से जब ये पास होगा तो इसमें से ये वाली लाइट ही जाएगी ना, ये वाली लाइट थोड़ी जाएगी। तो हमको जो लाइट मिलेगी वो पोलराइज्ड होकर लाइट मिलेगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट हमको मिलेगी। जो दूसरी जो हमारी अनवांटेड इंटेंसिटी वाली लाइट थी उसको हमने इनके थ्रू रिमूव कर दिया, तो हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिली। अब क्या करेंगे कि ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जब ये किसी भी सॉल्यूशन पे, अब मान लीजिए सॉल्यूशन है हमारा अननोन है,
हमको इसको जानना है कि ये किस प्रकार का सॉल्यूशन है, रेसिमिक मिक्सचर है कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ल्यूवो रोटेटरी है, तो किस तरह से। अगर ये जो आप लाइट देख रहे हैं इसको अगर आप इसकी आइडेंटिकल कंडीशन मान के चलो कि हमने जो प्लेन पोलराइज लाइट दी थी वो इस तरह की दी थी हमने ये, तो अब क्या होगा कि जब ये है, ये आपने इस तरह से दी थी लाइट, इस इंटेंसिटी की दी थी, क्या हुआ कि जब वो लाइट आपने दी, अगर वो राइट एंगल पर रोटेट कर रही है, मतलब कि पहले ऐसी थी फिर वो राइट एंगल पर रोटेट कर गई, मतलब कि इस तरह से लाइट थी और वो इस तरह से लाइट थी, लेकिन वो क्या हुआ जब सॉल्यूशन से पास किया तो वो इस तरह से रोटेट कर गई। इसका ओरिजिनल नेचर ऐसा था पर बाद में रिफ्लेक्ट करने के बाद वो इस तरह से होगी, मतलब कि ये राइट एंगल पे रोटेट की। तो जब भी सॉल्यूशन से पास होने पर लाइट अगर क्लॉकवाइज रोटेशन में, क्लॉकवाइज रोटेशन कैसा रोटेशन होता है, वॉच देखिए ना, वॉच का जो रोटेशन होता है वो क्लॉकवाइज होता है। घड़ी की सुई का कांटा का मतलब किस तरह से होता है, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर कोई रोटेशन करे तो वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये देखिए ये इसकी आइडेंटिकल कंडीशन पहले थी पर वो राइट एंगल पे शिफ्ट हो गई लाइट, तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी या फिर प्लस साइन से भी डिनोट करते हैं। वहीं पे अगर जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करती है, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज, तो वो होती है ल्यूवो रोटेटरी। ल्यूवो रोटेटरी मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। तो ल्यूवो रोटेटरी को माइनस साइन और स्मॉल एल से भी डिनोट करते हैं। तो ये ल्यूवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ में आ गया कि मतलब अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर वो राइट एंगल पे शिफ्ट करे तो डेक्स्ट्रो, मतलब कि क्लॉकवाइज अगर रोटेट करे तो डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करे तो फिर वो हो गया ल्यूवो। लेकिन अगर क्या हो कि लाइट अगर पास ही नहीं हो, मतलब कि रोटेट ही नहीं करे, मतलब आई मीन कि रोटेट नहीं करे, अगर वो रोटेट नहीं कर रहा है इसका मतलब कि हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए कंपाउंड का ऑप्टिकली एक्टिव होना जरूरी है। मतलब कि अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव, ये जो डेक्स्ट्रो और ल्यूवो रोटेटरी आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, पर ये वाला मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो जब ऑप्टिकली एक्टिव है ही नहीं तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहां से शो करेगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी को भी शो नहीं करेगा। तो लाइट जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास हो जाएगी। लेकिन अब हमको ये कैसे पता पड़े कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो और उसने नहीं किया होगा रोटेट। तो ये इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर वो कोई रोटेशन शो नहीं करता इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, हमने डायरेक्ट बता दिया, सीधा हमने घोषित कर दिया कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। नहीं, हम फर्दर उसका टेस्ट करेंगे, देखेंगे। इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर ही नहीं होगा। अगर वो ऑप्टिकल आइसोमर है ही नहीं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से शो करेगा, नहीं करेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मान लीजिए ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो, मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमर तो है पर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब कि जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं। अब मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, एनांशियोमर क्या होते हैं, डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, एपीमर, एनोमर, ये जितने भी टर्म्स है ना ये आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मीजो कंपाउंड होते हैं, मतलब कि अगर वो इनएक्टिव, अगर वो रोटेशन शो नहीं कर रहा है तो या तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, या फिर वो मीजो कंपाउंड है, या फिर वो रेसिमिक मिक्सचर है। रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर ये है कि 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और 50% ल्यूवो रोटेटरी होगा। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा सपोज करके चलिए कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 50% ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 50% ऐसे कंपाउंड है जो लाइट को रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब कि 50-50% कंपाउंड है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने 51% 49% बोला, नहीं, एग्जैक्ट 50-50% बोला, मतलब इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए उनकी। अब जब इक्वल क्वांटिटी हो रही है, मतलब मान लीजिए 50 लोग ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, 50 लोग ऐसे हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं मॉलिक्यूल आई मीन, तो क्या करेंगे कि इनका ओवरऑल जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, मतलब कि अनपोलराइज, मतलब कि हमको विदाउट एनी डिफ्लेक्शन लाइट पास आउट होती दिखेगी। तो दीज आर द 3 मेन रीजंस जिसकी वजह से रोटेशन नहीं होगा। मतलब कि रोटेशन नहीं हो रहा तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। ये 3 रीजन भी हो सकते हैं, जरूर हो सकता है कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, मीजो भी हो सकता है वो, या फिर रेसिमिक मिक्सचर होगा। ठीक, तो ये 3 रीजन हो गए। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ये जो हमने कंडीशन देखी ना, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की ही, और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है ना
यही ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर ऐसे मतलब आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर उनकी एक्टिविटी जो होती है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। आप ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करें कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने के लिए सबसे पहला जरूरी ये है कि कंपाउंड के अंदर कायरलिटी होनी चाहिए। अब कायरलिटी क्या होती है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि कायरल कंपाउंड होते हैं। ठीक, कायरल कंपाउंड होना मस्ट है। ठीक, अब क्या है कि कायरल कंपाउंड अगर कायरलिटी शो हो रही, अब देख समझ लीजिए कि कायरल कंपाउंड क्या होता है। मान लीजिए कोई कार्बन एटम है, कार्बन एटम की कितनी वैलेंसी होती है? चार वैलेंसी है। मतलब कि इन चारों वैलेंसी से जो कंपाउंड आपके अटैच होंगे, मतलब कि मान लीजिए ए बी सी तो कंपाउंड दिया, मैंने बोल दिया डी या फिर ई, ये चारों मॉलिक्यूल जो अटैच हैं, ये चारों मॉलिक्यूल अटैच है, ये एक दूसरे से डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो ये जो कार्बन होगा ना, इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे मैंने क्या किया कि डी की जगह मैंने लगा दिया ए, तो क्या होगा? ये कायरल कंपाउंड, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। ठीक, ये कायरल कार्बन नहीं होगा, तो ये कायरल कार्बन नहीं है। अब जब कायरलिटी इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक, ये कायरल कार्बन आप समझ में आ गया कायरलिटी क्या होती है। ये भी मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए आपको छोटा सा आइडिया दिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको और डिटेल में कवर करेंगे। जब कायरलिटी कंपाउंड मॉलिक्यूल, जब कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो कायरलिटी शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो इमेजेस बनेगी वो नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बनेगी। नॉन सुपर इंपोजिबल मतलब कि इंपोज, सुपर इंपोज होना मतलब कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इंपोज होना कि मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए ये ऐसा, ये कंपाउंड एक इस तरह से कंपाउंड है, अगर उसका जो मिरर इमेज है, अगर वो मिरर इमेज इसी तरह से सुपर इंपोज हो रही है तो वो सुपर इंपोजिबल इमेज है कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है। लेकिन अगर क्या हो कि इस तरह से मॉलिक्यूल ना हो कि उसकी मिरर इमेज इस तरह से हो, मिरर इमेज इस तरह से अगर उनकी इंपोज हो रही तो दीज आर द नॉन सुपर इंपोजिबल। क्योंकि देखिए ना, इसका जो राइट एंगल था वो यहां था, मैंने ऐसा मॉलिक्यूल बताया, इस तरह से हाथ मेरा था, हैंड था। अब इसकी मिरर इमेज इस तरह से आएगी, मिरर इमेज इस तरह से आएगी। तो आप ये इमेजिन करिए कि मेरा ये जो राइट हैंड है, ये मेरा जो थंब है वो मेरे लिए किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। पर मेरा ये जो थंब है, मेरा थंब मेरी मिरर इमेज के लिए किस डायरेक्शन में होगा? उसकी राइट डायरेक्शन में होगा। थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब कि ये है कि जो मेरा देखिए, अब जैसे मैं हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा हाथ जो है, मेरा थंब मैंने इस तरह से रखा, मेरा हैंड, तो मेरे लिए मेरा थंब जो है वो लेफ्ट साइड में, पर आपके लिए किधर आएगा? मैं इस तरह से आपको शो होता दिखूंगा तो आपके लिए वो आपका राइट साइड है। मेरा लेफ्ट साइड है थंब, लेकिन आपके लिए वो आपका राइट साइड है। तो दिस इज द सुपर इंपोजिबल। ये जो है ना, अगर ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करते हैं तो वो सुपर इंपोज होने पे क्या होगा? अब जब इंपोज करेंगे तो इस तरह से आएगा ना, आपका राइट डायरेक्शन का थंब, मेरा लेफ्ट डायरेक्शन का थंब, जब आप करोगे एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करोगे तो वो नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बन जाएगी, क्योंकि वो सुपर इंपोज हो ही नहीं पा रहा है एक दूसरे के ऊपर। मतलब कि ये कि जब आपने कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर अगर प्रेजेंट है, मतलब चारों कंपाउंड जो है वो डिफरेंट है तो नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बनेगी। जब नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज बन रही है, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड के अंदर जो है वो सिमिट्री प्रेजेंट नहीं है। सिमिट्री का मतलब होता है कि सिमिट्रिकल, जो सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो चारों डायरेक्शन में, मतलब जो आप ऐसा बोल सकते हो कि सिमिट्रिकल कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर सिमिट्री होती है। मतलब कि वो ये हर डायरेक्शन में पर दो इक्वल अमाउंट में उनको आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये पेन है, इस पेन को, ये जो मार्कर है, इस मार्कर को आप इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड कर सकते हो? अब ये जो आपका सर, ये इस तरह से ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन जो आप देखोगे ना, तो इस पोर्शन में आप किसी भी एंगल पर अगर इसको कट करोगे डायरेक्ट, तो आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लोगे क्या? नहीं। अगर ये जो कैप है, ये कैप है, तो क्या होगा? आपको इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो कैप है ना, इस कैप का ये वाला पोर्शन जो है ना, इसको भी आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस इज द सिमेट्रिकल कंपाउंड। इसको अगर आप हटा दो तो इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को, सपोज करिए कंपाउंड है, अब इसका कैप नहीं है, अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो आप इसको इस एंगल पे किसी भी प्लेन से, अगर आप किसी भी प्लेन से डिवाइड करोगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसकी बहुत सारी हो जाएंगी। लेकिन ये जो कैप है, ये कैप की वजह से क्या होगा कि इसको आप सिर्फ एक ही प्लेन, इसकी एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, वो भी ये जब आप इसको इस तरह से कट करेंगे कि इसका कैप जो है वो भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए। तो दैट इज सिमेट्री, वो होती सिमेट्री। इसके अंदर सिमेट्री नहीं है, क्यों? क्योंकि कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर है।
कायरलिटी मॉलिक्यूल के अंदर है, मतलब कि उसके अंदर सिमिट्री नहीं होगी। सिमिट्री नहीं होगी इसका मतलब कि क्या है, सिमिट्री दो प्रकार की सिमिट्री देखेंगे, इसका जस्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि सिमिट्री क्या होती है। अब देखिए, जो प्लेन ऑफ सिमिट्री होती है वो, और उसके बाद में जो सेंटर ऑफ सिमिट्री होती है वो, ये दोनों की दोनों सिमिट्री इसके अंदर एब्सेंट होना चाहिए। जब दोनों प्रकार की सिमिट्री एब्सेंट होगी, अगर इन दोनों में से कोई एक सिमिट्री भी अगर मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट रही तो वो सिमिट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा, और जब वो सिमिट्रिकल कंपाउंड हो जाएगा तो उसके अंदर कायरलिटी नहीं रहेगी, और जब कायरलिटी नहीं रहेगी तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। ठीक, मतलब कि सिंपल सा ये कहना है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर सिमिट्री नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? अब कुछ स्टार पॉइंट्स आप मार्क कर लीजिए। अगर कंपाउंड है, कंपाउंड को कायरल होने के लिए, किसी भी कंपाउंड को कायरलिटी शो करने के लिए पीओएस मतलब कि प्लेन ऑफ सिमिट्री, सीओएस मतलब कि सेंटर ऑफ सिमिट्री उसके अंदर एब्सेंट होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि कायरलिटी जो कंपाउंड की होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है। कायरल कार्बन अगर प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर अगर प्लेन ऑफ सिमिट्री अगर है और सेंटर ऑफ सिमिट्री अगर है तो वो कंपाउंड कायरल कहेगा ही नहीं, कायरल नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सिमिट्री प्रेजेंट है, और जब तक सिमिट्री प्रेजेंट है वो कायरलिटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब कि हम ऐसे ये बोलेंगे, अब हम ये बोलेंगे कि कायरलिटी जो है, कायरलिटी शो करने के लिए कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन का होना जरूरी नहीं है। जो मेन फैक्टर है वो मेन फैक्टर ये है कि उसके अंदर, इसके अंदर जो है ना, उसके अंदर जो कायरलिटी शो करने के लिए इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री का एब्सेंट होना जरूरी है। मतलब कि कोई भी कंपाउंड कायरलिटी शो करेगा कि नहीं करेगा वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमिट्री और सेंटर ऑफ सिमिट्री है वो है या नहीं है। ठीक, आई होप आपको ये लेक्चर, मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा पढ़ाने का पैटर्न आपको कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे को सपोर्ट किया या मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।